हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक रहेंगे। जी हाँ, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, जो है सेट्रिस पेरिबस। तुम लोग बोले कि ये सर क्या बोल रहे हैं सेट्रिस पेरिबस? सेट्रिस पेरिबस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, मतलब बाकी कोई भी चीजें चेंज हो रही नहीं है। तो जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में कोई मॉडल बनाते, कोई थियरी बनाते, कोई चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जो रिलेशन हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके बीच हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से चेंज हो रहा है, बट उसके बीच में और कोई तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति, मतलब तीसरा चौथा पांचवा वेरिएबल आना चाहिए नहीं। तो ये जब हम लोग पढ़ने के लिए एक एजम्पशन लेके आते हैं, सो वो सब चीज़ों को हम लोग ने कांस्टेंट कर दिया, इक्वल कर दिया। हम लोग बाकी सब को सेम रखना चाहते हैं, इक्वल रखना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेट्रिस पेरिबस। क्या कहते हैं? सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, तो आज हम लोग ये चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, which is called as ceteris paribus. Economists use ceteris paribus assumption, careful observation, ठीक है, statistical methods and experiments to try to disentangle। अब ये इसका मतलब क्या होता है भाई? कॉज एंड इफेक्ट, दो चीजों के बारे में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट। तो हम लोग कॉज एंड इफेक्ट जो एक्स्ट्रा चीजों का है ना, प्राइस एंड डिमांड इज ओके, बट इनकम एंड डिमांड कहां से आ गया? तो वो दोनों को छुट्टा करो। प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड डिमांड आ गया, दोनों को छुट्टा करो। डाइसेंटेंगल कर रहे हैं हम लोग, हटा रहे, उसको दूर कर रहे। सिर्फ और सिर्फ हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है ना, वही हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। तो उसके लिए बाकी सब चीजों को हटा देना है, वो दोनों का जो रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है ना, उसको हटाना है। तो उसके लिए हम लोग डाइसेंटेंगल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्रिस पेरिबस कर डाला। मतलब वो सब को कांस्टेंट रखो, इक्वल रखो, वो सब के चेंज होने से हमको कोई फर्क पड़ रहा, हम चाहते कि वो सब चेंज ही ना हो। हम क्या चाहते हैं कि वो सब चेंज ही ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए, दिस फ्रेज इज इश्यूड ऑफन बाय इकोनॉमिस्ट इन मॉडलिंग के लिए सेट्रिस पेरिबस मैक्सिमम होता ही है टू आइसोलेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सिर्फ उन दोनों का ही गुफ्तगू होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ही सिर्फ गुफ्तगू हो, बाकी कोई बीच में ना आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक फ्रेज दे देते हैं विच इज कॉल्ड एज सेट्रिस पेरिबस। क्या कहते हैं? सेट्रिस पेरिबस। द डिपेंडेंट वेरिएबल मे बी प्रेजेंटेड एज डिपेंडिंग अपॉन इंडिपेंडेंट। डिमांड डिपेंड करता है, डिमांड जो डिपेंडेंट है डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट के ऊपर। इंडिपेंडेंट कौन है यहाँ पे? प्राइस के ऊपर। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरे भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, है, लेकिन हम क्या बोलेंगे भाई? आप सब सेट्रिस पेरिबस हो। क्या हो आप सबके ऊपर? वो ऐसा हैरी पॉटर सेट्रिस पेरिबस, मतलब सबके सब कांस्टेंट रहेंगे, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट C इज इक्वल टू F ऑफ Y, YD का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, C का मतलब होता है कंजम्पशन। सो वी आर स्टेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ अ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉजिटिवली रिलेटेड टू डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, और ये इनकम डी जो लिखा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम, डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो सब रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी फैक्टर्स है वो क्या होंगे? रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सेट्रिस पेरिबस। क्या आएगा? सेट्रिस पेरिबस। सिमिलरली, when other independent variables that influence the quantity of videos purchased are held constant, मतलब बाकी सबको constant रख दिया, तो quantity demanded for videos is related only to the price of the videos। quantity demanded किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। and can be presented as Q, मतलब Q quantity of videos is a function of प्राइस ऑफ वीडियोस, जहां पे सेट्रिस पेरिबस लगा है, क्योंकि जितने भी दूसरे फैक्टर्स है वो सब क्या हो रहे हैं? कांस्टेंट रह रहे, चेंज हो रहे नहीं है यहाँ। ठीक है, सो
सेट्रिस पेरिबस इज ए लैटिन फ्रेज। क्या है? लैटिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसका मतलब होता है विथ अदर थिंग्स बीइंग दी सेम, बाकी सब चीजें चेंज हो रही नहीं है। यूजुअली स्टेटेड इन इंग्लिश क्या बोला जाता है? ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट पढ़ा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल का स्टेटमेंट पढ़ा। सब में एक स्टेटमेंट कॉमन सबसे पहले आगे दिया जाता है, दैट इज ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्या है? ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इट इज ऑफन लूजली ट्रांसलेटेड, क्या बोला जाता है? होल्डिंग ऑल एल्स कांस्टेंट, बाकी सबको कांस्टेंट रख दो। ठीक है, टू एज्यूम दैट नथिंग एल्स अफेक्ट्स द सप्लाई, सप्लाई और डिमांड को प्राइस के अलावा और कोई भी चीज अफेक्ट हो रही नहीं है। ठीक है, प्राइस के अलावा डिमांड और सप्लाई को कोई भी चीज अफेक्ट हो रही नहीं है। इट इज अ फ्रेज विच सिग्निफाइज दैट अ फैक्टर अंडर कंसिडरेशन इज चेंज्ड, मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही चेंज हो रहा है, वाइल ऑल अदर फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स है सारे के सारे क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे या अनचेंज्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे या अनचेंज रहेंगे। सेट्रिस पेरिबस assumption अलाउस, आइसोलेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोकस दे रहा है, अटेंशन दे रहा है ओनली ऑन दी सिलेक्टेड वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड वेरिएबल्स प्राइस और डिमांड के ऊपर ही फोकस कर रहा है। बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, अनचेंज रखेंगे, रिमेनिंग दी सेम। For example, a downward sloping demand curve shows that the quantity demanded will decline. क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। देखो, अगर इसमें इनकम बीच में आ जाता तो क्या हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम होता? क्या ये नहीं होता रे, क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होता। तो भाई हम लोग को आइसोलेट करना है ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड को। किसको आइसोलेट करना है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोग सेट्रिस पेरिबस रखें। दूसरा जो फैक्टर है इनकम, उसको टाटा बाय बाय बोले, उसको बोले भाई साहब आप कांस्टेंट रहो, आप अनचेंज रहो, आप सेम रहो। ठीक है, विल डिक्लाइन एज द प्राइस राइजेस एज लॉन्ग एज अदर थिंग्स रिमेनिंग, मतलब इनकम सब क्या होने मांगते हैं? कांस्टेंट रहने मांगते हैं। क्या रहने मांगते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, आर हेल्ड कांस्टेंट। सेट्रिस पेरिबस assumption holds everything else constant, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखेगा। वो क्या अलाउ कर रहा है? हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू की वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है? वो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है? प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स परचेज्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हुए, लेट अस सपोज that the good is Coca-Cola and the economist examines a model the relationship between the price and quantity purchase, मतलब प्राइस और डिमांड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कोका-कोला थियोरी क्या बोल रहा है? इफ द प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोका-कोला आल्सो डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो सीधी बात है प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड कम होने वाला है। नाउ अज्यूम यू ऑब्जर्व दैट द प्राइस ऑफ कोका-कोला increased one summer and some people bought more not less based on this real world observation। रियल वर्ल्ड में भाई समर में तो सीधी बात है प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड कम होने वाला नहीं है। यू डिक्लेयर द थियरी इज कनकरेंट, आपने क्या बोल दिया भाई? ये अपने लॉ ऑफ डिमांड जो बना है वो इनकरेक्ट है। द इकोनॉमिस्ट रिस्पॉन्ड्स दैट दिस इज अ रीजनिंग पिटफॉल। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द मॉडल इज वैलिड बेस्ड ऑन द एजम्पशन। अगर हम बोलेंगे सेट्रिस पेरिबस तो ही ये assumption possible है, and your observation gives us no reason to reject the model. The reason the model appeared faulty is because another factor, a sharp rise in the temperature। भाई समर चल रहा है, हम लोग ने इधर कहीं पे पढ़ा था, क्या था? समर चल रहा है, मतलब समर चल रहा है मतलब गर्मियां चल रही है, तो सीधी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो उसके वजह से ऑटोमेटिकली हमारा डिमांड भी बढ़ेगा, इवन इफ हमारा प्राइस बढ़ रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ से एप्लीकेबल होगा? तो अपने को लॉ ऑफ डिमांड अगर एप्लीकेबल करना है तो उसके लिए एजम्पशन हमको निभाना पड़ेगा, दैट इज सेट्रिस पेरिबस।
ठीक है। कॉज पीपल, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोगों ने ज़्यादा कोको कोला लिया, भले उसका प्राइस बढ़ गया था तो भी। इफ द टेम्परेचर एंड ऑल अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट, अगर बाकी सबको कांस्टेंट रखते हम लोग, तो क्या ऐसा होता कि प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। फिर तो अपना लॉ बराबर एप्लीकेबल हो जाता। सेट्रिस पेरिबस इज अ डोमिनेंट असम्पशन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ पढ़ रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम जगह पे हमको ये सेट्रिस पेरिबस का असम्पशन तो लागू होता ही होता है, ठीक है। तो सेट्रिस पेरिबस इज अ डोमिनेंट असम्पशन इन द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक, जितनी भी चीजें सोचे, ठीक है। शॉर्ट हैंड इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर, क्योंकि यहाँ पे ऑल अदर वेरिएबल्स हमको कंपल्सरीली रिमेन्स द सेम कांस्टेंट रखना जरूरी होता है, ठीक है। इन द साइंटिफिक सेंस इफ वी क्लेम दैट वन वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस अनदर, अगर एक की वजह से दूसरा चेंज हो रहा है तो सेट्रिस पेरिबस रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक की वजह से ही दूसरा चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए बाकी सब जितने हैं उनको भाई कांस्टेंट रहना जरूरी होता है, ठीक है। Ceteris paribus in economics is a reference to how one is isolated. ये दोनों को अलग छुट्टा कर दो, वहाँ पे कोई किसी को छेड़छाड़ करने वाला नहीं है इकोनॉमिक एनवायरमेंट में, assuming all other variables remain the same. In economics, ceteris paribus is often extremely hypothetical. थोड़ा हो जाता है कि भाई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ये रियल वर्ल्ड में हम लोग नहीं कर पा रहे, एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल हो जाता है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बन जाता है जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल, रियल वर्ल्ड छोड़े इमेजिनेशन में भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है, ठीक है। नेशनल इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना उसको कैसे हम लोग कांस्टेंट रख सकते हैं, राइट, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंट्रिकेट हो जाता है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ हो जाता है। हाउएवर सेट्रिस पेरिबस तो प्रैक्टिस में हम लोग ने सिंगल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस सेट्रिस पेरिबस इज ऑफन यूज्ड व्हेन मेकिंग द आर्ग्यूमेंट्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, के इसके वजह से इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जब हम लोग दो वेरिएबल के बारे में कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हमको सेट्रिस पेरिबस लागू करना जरूरी है, क्योंकि बाकी सारे जो फैक्टर्स है उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ कॉज ऑन द इफेक्ट, कॉज शुड only be one factor, one variable. An economist might say raising the minimum wage increases the unemployment, ठीक है। Increasing the supply of money causes inflation. Reducing marginal cost boosts the economic profits of a company. Establishing rent control laws in a society causes the supply of available houses to decrease, घर कम हो जाएंगे। Of course this outcomes can be influenced by variety, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, इसके वजह से वो हो रहा है, उसके वजह से वो हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ वो एक ही चीज़ की वजह से हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये हम लोग ने बोलने के लिए क्या एज्यूम किया कि भाई सेट्रिस पेरिबस लागू हो गया है, ये एक्स वाई की वजह से ही इफेक्ट हो रहा है, एक्स इज द कॉज एंड वाई इज द इफेक्ट, ठीक है। बट यूजिंग सेट्रिस पेरिबस हम लोग ने सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करके सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। इन फॉर्मल टर्म्स में अगर हम लोग बोले, प्रेडिक्शन और स्टेटमेंट देना है कैजुअल या लॉजिकल कनेक्शन में दो वेरिएबल्स के बीच में, तो सेट्रिस पेरिबस को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, ठीक है। उसको रूल आउट किए बिना हम लोग, उसको रूल आउट करके हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बिल्कुल बता सकते नहीं हैं, ठीक है। इन ऑल प्रेडिक्टिव्स sciences, to formulate a scientific law, it is usually necessary to rule out some of the unspecified sets जो होते हैं, उसके relevant factors के जो interfere कर सकते हैं, उसको बाहर भगा दो, उसको ध्यान मत दो, ठीक है। In experiments, the ceteris paribus assumption is seen when a scientist controls for all the independent variable पे control कर देता है, और सिर्फ स्टडी के लिए एक के अंडर ही वो ध्यान देता है, बाकी सारी चीज़ों पे होल्ड कर देता है, ठीक है। इन फॉर्मल टर्म्स, अकॉर्डिंग टू लिप्सी एंड क्रिस्टल, सेट्रिस पेरिबस हेल्प्स एन एनालिस्ट टू डिस्कवर व्हाट हैपेंस टू वेरिएबल वाई व्हेन वेरिएबल एक्स चेंजेस। एक अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हम लोग को पढ़ने के लिए हेल्प करता है।
The ceteris paribus assumption is widely used in economics to simplify the formulation laws बनाने के लिए, theories बनाने के लिए, predictions करने के लिए, law of supply, law of demand, सारे, ठीक है. It can be predicted if the price of massa decreases ceteris paribus के साथ, then people will buy, उसको increase कर देंगे, ज़्यादा मासा लेने लगेंगे. Assumption बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ceteris paribus को लाया गया है. Among the science there are exact laws of science such as law of gravity भी है, ठीक है. There is inexact law of science such as law of tides भी है. The science of man is complex, यहाँ पे कोई चीज़ exact हो सकती नहीं है. इकोनॉमिक्स क्या है, ये एग्जैक्ट साइंस इनएग्जैक्ट साइंस नहीं है भाई. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये बिहेवियरल साइंस है. क्या है, बिहेवियरल साइंस है. विच सीक्स टू अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस, कि इंसान क्या करेगा. However, since the actions of men are so varied, कुछ भी कर सकता है, अनसर्टन है, तो बेस्ट स्टेटमेंट टेंडेंसी का यहाँ पे क्या है कि भाई अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे तो इनएग्जैक्ट हो सकती है, फॉल्टी हो सकती है, तो दिस माइट बी यूज्ड एज अ रीज़न कि भाई एक काम करो, यहाँ पे सेट्रिस पेरिबस डाल दो, बाकी सारी चीज़ें वो कांस्टेंट रख के वो ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा. सिंस वी मस्ट फॉर्म वन नोशंस ऑफ द टेंडेंसीज, वो क्या करने वाला है वो निकालना है, तो उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा अगर ये चेंज होगा तो यही इतना रिजल्ट आएगा, x के वजह से y ही चेंज होगा. एक और एक दो फैक्टर ही दिए हुए हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग ने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिए है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू बैच क्या बोल रहा है, सेट्रिस पेरिबस असम्पशन इज मेड बिकॉज द वर्ल्ड इज फार टू कॉम्प्लेक्स है. बहुत सारी चीजें एक दूसरे को इफेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे को असर किए जा रही है, टू बी एनालाइज एट वंस. सो अजम्पशन ऑफ द सेट्रिस पेरिबस क्या बोल रहा है, बाकी सब चीजों को साइड में रख दो, एक टाइम पे एक चीज को पकड़ो और उसके वजह से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम लोग स्टडी करेंगे. लाइक एवरी अदर साइंस इट अंडरटेक्स द स्टडी ऑफ इफेक्ट. क्या चेंज आ रहा है, इसके वजह से, कॉज के वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, विच विल बी प्रोड्यूस बाय सर्टन कॉजेस. कॉज की वजह से इफेक्ट पे क्या आ रहा है, नॉट एब्सोल्युटली बट सब्जेक्ट टू ऑफकोर्स सर्टन थिंग्स रहेंगी जो हमको कांस्टेंट रखनी है. दैट अदर कॉजेस कैन वर्क आउट देयर इफेक्ट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है. बाकी सब चीज़ों डिस्टर्ब नहीं करने वाली यहाँ पे इफेक्ट को, सिर्फ एक ही कॉज की वजह से इफेक्ट आने वाला है. सो येस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज ceteris paribus for us. So yes my dear students, I hope हम लोग ने अब तक जितना भी ceteris paribus के बारे में किया है आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट.